के विरुद्ध। अध्याय 361 से 365। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 361 डबल डोमेन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 361 दोहरा डोमेन। क्या यू चे के अचानक बदलाव से लिंग तियान्नी का दिल अंदर तक हिल गया, क्योंकि उसकी आभा जो मूल रूप से उसकी सामान्य शक्ति के 10% से भी कम होने की सीमा तक कमजोर थी, वास्तव में आग की लपटें भड़कने पर अचानक तेजी से बढ़ गई थी, तुरंत लड़ाई से पहले उसकी स्थिति तक पहुंच गई थी। नहीं, यहाँ तक कि उससे भी आगे निकल गई थी पहले की शर्त। गहन साधना के रास्ते पर लिंग तियान्नी के अनुभव की व्यापकता को किसी के द्वारा भी बेजोड़ कहा जा सकता है। फिर भी युन चे पर विसंगतियां जिन्हें वह समझने में असमर्थ था, एक के बाद एक लगातार सामने आती रहीं। ये दूसरी बार था जब युन चे ने सीधे फीनिक्स का खून जलाया था। इससे उसे फीनिक्स ब्लड की इन 3 बूंदों के भीतर सीधे तौर पर सारी शक्ति ओवरड्राफ्ट करनी पड़ेगी, और इसकी कीमत ये होगी कि वह अगले 2 या 3 महीनों तक फिर से फीनिक्स लपटों का उपयोग नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसने दोनों मुट्ठियां कसकर बंद की, उसकी आंखों के भीतर लाल रंग की लपटों के 2 अलग अलग गोले जल उठे। किंग यू, मेरे शरीर की शक्ति अधिकतम 20 सांसों तक रह सकती है। मुझे आपके फ्रोजन क्लाउड डोमेन की मदद लेनी होगी। मुझे 20 सांसों के भीतर ही उसे अपने सामने बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। समय की 20 सांसों के भीतर स्वॉर्ड सेंट को दुखद हार का सामना करना किसी के भी कानों के लिए एक बेहद अजीब मजाक माना जा सकता है। जिया क्विंग्यू की निगाहें हल्की सी घूम गईं, और जैसे ही वह कुछ कहने ही वाली थी, यू चे पहले ही एक तेज दहाड़ के साथ आसमान की ओर उड़ गया था। ड्रैगन फोर्ट ने फीनिक्स की लपटों के कई झटके उड़ाए, जिससे ड्रैगन की चीखें और फीनिक्स की चीखें सुनाई देने लगी, जिससे आकाश हिल गया। जिया क्विंग्यू ने अपने दिल में हल्की हल्की आह भरी। बिना किसी और शब्द के वह ऊपर उड़ गई, क्योंकि आइस फीनिक्स स्नोफ्लोवर रिबन बर्फ की भारी रोशनी से बाहर निकला। फीनिक्स लपटे और फ्रोजन एंड एक बाएं एक दाएं एक साथ लिंग तियान्नी की ओर बढ़े। यह ऐसा था मानो लिंग तियान्नी का शरीर तुरंत आधा लावा में और आधा बर्फ के शोधक में फेंक दिया गया हो। अपनी हरी तलवार के घुमाव के साथ उसने एक ही समय में फीनिक्स की लपटों और फ्रोजन एंड को काटते हुए एक विशाल तलवार की ऊर्जा को प्रवाहित किया। युन चे और जिया क्विंग्यू भी इस समय उसके सामने आ गए। क्विंग्यू, यू चे ने अपने मुंह से धीमी चीख निकाली। कई दर्जन बर्फ की श्रृंखलाएं संघनित हो गईं, जिससे लिंग तियान्नी के चारों ओर भागने के सभी रास्ते बंद हो गए। जिया क्विंग्यू के बर्फ के बाल लहरा रहे थे और उसके पूरे शरीर पर एक नीली रोशनी तेजी से चमक रही थी। हजारों बर्फ की आत्माएं बिखर गईं, और आसपास का 300 मीटर का क्षेत्र तुरंत बर्फ की नीली दुनिया में बदल गया। जमे हुए क्लाउड डोमेन खुला। हवा अचानक हड्डी छेदन वाली ठंडी हो गई, और तलवार संत की हरकतें तुरंत रुक गई, क्योंकि उसकी तलवार की ताकत भी काफी हद तक कमजोर हो गई थी। हालांकि भले ही फ्रोजन क्लाउड डोमेन स्वॉर्ड सेंट के लिए बाधा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन यह उसके लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लिंग तियान्नी ने उदासीन भाव से हरी तलवार को ऊपर की ओर घुमाया। जैसे ही हवा में छेद होने की आवाज आई, बर्फ के नीले डोमेन पर एक बहुत लंबी दरार उभर आई। हेवनली स्वॉर्ड डिवाइन आर्ट्स आसानी से विभिन्न प्रकार के डोमेन को भेद सकता है। जब तक आप मुझे गहन शक्ति से दबा नहीं देते, मेरे सामने डोमेन का उपयोग करना पूरी तरह से बेकार होगा, और केवल आपके गहन ऊर्जा व्यय को गति देगा। लिंग तियान्नी ने उदासीन स्वर में कहा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसे अचानक एक अत्यंत विलक्षण आभा का एहसास हुआ। उसके हाथ की हरकतें रुक गईं, क्योंकि वह अचानक मुड़ा और यू चे की ओर देखा। वर्तमान में यू चे की आंखों से नीले रंग की काल्पनिक रोशनी का एक चौंकाने वाला स्पर्श निकल रहा था। उसके पीछे एक नीले रंग की छवि स्पष्ट रूप से तैर रही थी और बह रही थी। वह छाया नंगे नुकीले और पंजे फैलाए हुए आकाश की ओर गर्जना कर रही थी, राजसी और विस्मयकारी दिखाई दे रही थी। भले ही यह स्पष्ट और धुंधला था, यह एक गर्वपूर्ण हवा को उजागर कर रहा था जो पूरी दुनिया को नीचा दिखा रहा था। यह वास्तव में एक नीले रंग का ड्रैगन सिलहुट था, एक प्रभावशाली और दबंग ड्रैगन की दहाड़ स्वर्ग से उतरी, जिसने दुनिया भर में यात्रा करते समय किसी की आत्मा को हिला दिया। यू चे के सिर से 3 फीट ऊपर नीले रंग की तारों की तरह चकाचौंध और आसमान की तरह गहरी आंखों की एक जोड़ी थी, जो अचानक खुल गई। लिंग तियान्नी का पूरा शरीर जब उसने नीले रंग की आंखों की इस जोड़ी को देखा तो वह कठोर हो गया। उसका पूरा व्यक्तित्व वहीं स्थिर हो गया, केवल उसकी पुतलियां फैल गईं। जब तक कि उन्होंने लगभग परितारिका को भर नहीं दिया। आसपास की रोशनी तब तक अंधेरी हो गई जब तक कि वह पूरी तरह से अंधकार में न हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने सैकड़ों हजारों बिजली की गड़गड़ाहट सुनी है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ड्रैगन की चीखें भी सुनी है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी भय से कांपने लगे थे।
उसका मस्तिष्क पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। वह भूल गया कि वह कहाँ था, और यह भी भूल गया कि वह क्या कर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने दुष्स्वप्न के दृश्य पर दृश्य उभरने लगे। उसने खुद को युनचे से पराजित होते हुए देखा, फिर पूरी ताकत से अपंग हो गया। उसके पूरे शरीर के सभी शिरोबिंदु टूट गए और उसकी सभी हड्डियां टूट गईं। वह एक भिखारी से भी निचले स्तर के अपंग में बदल गया, जो मरने में भी सक्षम नहीं था। एक तलवार संत से कामना की गई जो दुनिया पर गर्व से खड़ा था। उसके बाद उसके द्वारा शिकार किए जाने के कारण युनचे ने पूरे स्वर्गीय तलवार विला पर अपना गुस्सा निकाला, उसके सभी वंशजों को मार डाला, सभी स्वर्गीय लोगों पर अत्याचार किया। स्वॉर्ड विला के शिष्यों को मौत के घाट उतार दिया गया, और उन हेवनली स्वॉर्ड महिला शिष्यों के साथ, जो अच्छी शक्ल वाली थी, सभी के साथ उसके द्वारा बलात्कार किया गया। स्वॉर्ड मैनेजमेंट टेरेस की सभी तलवारें उसके द्वारा नष्ट कर दी गईं, और पूरा हेवनली स्वॉर्ड विला आग की लपटों में घिर गया। ब्लू विंड के शिखर पर स्थित हेवनली स्वॉर्ड विला को उसके द्वारा पृथ्वी पर सबसे खराब नरक में बदल दिया गया था, और वह एक अपंग के रूप में केवल अंतहीन निराशा के तहत अपनी खुली आंखों से ये सब देख सकता था। इस समय युनचे उनके सामने प्रकट हुआ। वो छुपकर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ठीक इसके बाद युनचे अचानक उड़ गया, ऊंचे आसमान पर पहुंच गया और एक विशाल ड्रैगन में बदल गया। एक अतुलनीय विशाल ड्रैगन जो आकाश की सीमाओं को भी पार कर गया। इसका शरीर हजारों मीटर लंबा था और केवल ड्रैगन का सिर पहाड़ जितना बड़ा था। एक भयानक रूप से प्रभावशाली हवा इतनी विशाल थी कि इसे अवर्णनीय रूप से भारी रूप से दबाया गया था। इस विशाल भव्य हवा के नीचे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रेत के एक कण के समान महत्वहीन था। लिंग तियानी का पूरा शरीर कांपने लगा जैसे वह सर्दी से पीड़ित हो। तलवार संत के रूप में यह उनके जीवन में पहली बार था कि उन्हें किसी दूसरे से डर लगा था। इसके अलावा यह एक प्रकार का डर था जो उनकी आत्मा में गहराई से समा गया था और जीवन भर मिटाया नहीं जा सका। इस तरह के डर के कारण उसके अंग शिथिल हो गए और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वास्तव में उसके सामने घुटने टेकने और दया की भीख मांगने की प्रेरणा थी। ड्रैगन सोल डोमेन ऐसी शक्ति नहीं थी जो अस्तित्व के इस स्तर से संबंधित थी, इसलिए भले ही वह लिंग तियानी ही क्यों न हो, वह इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। लिंग तियानी के पूरे शरीर की गहन ऊर्जा बहुत तेजी से कमजोर हो गई। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका पूरा शरीर स्पष्ट रूप से तीव्रता से कांप रहा था। हालांकि ड्रैगन सोल डोमेन को केवल लगभग 5 सांसों तक ही रखा जा सकता था, तब भी जब युनचे बिल्कुल सही स्थिति में था, और युनचे की वर्तमान स्थिति के साथ 3 सांसों का समय पहले से ही सीमा थी। लेकिन समय की 3 सांसें लिंग तियानी को दुष्स्वप्न की खाई में भेजने के लिए पहले से ही पर्याप्त थी। 3 सांसों के बाद ड्रैगन सोल डोमेन गायब हो गया। लिंग तियानी की मानसिक शक्ति अभी भी अतुलनीय रूप से मजबूत थी। लगभग एक ही पल में उसकी आंखों में स्पष्टता पहले ही लौट आई थी। लेकिन युनचे का ड्रैगन फोर्ट पहले से ही उसकी छाती से 1 फुट से भी कम दूरी पर था, जबकि उसका शरीर भी इन 3 सांसों के भीतर फ्रोजन क्लाउड डोमेन द्वारा पूरी तरह से जम गया था, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ था। दोहरे डोमेन के तहत लिंग तियानी की भावना, ताकत और रक्षा सभी ध्वस्त हो गए थे। गिरता चांद, डूबता तारा, बूम। क्रूर तलवार का प्रहार लिंग तियानी की छाती पर जोरदार प्रहार हुआ। एक तेज आवाज के साथ लिंग तियानी की छाती पर बर्फ की परतें तुरंत फट गईं और उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह बाहर की ओर उड़ गया। लिंग तियानी की जबरदस्त गहन ताकत के साथ, भले ही यह उसके लिए बुरी तरह से समाप्त हो जाएगा, युनचे की तलवार के वार से सीधे तौर पर कुचले जाने से वह गंभीर रूप से घायल नहीं होगा। लेकिन ड्रैगन सोल डोमेन के तहत उसकी आत्मा और गहन शक्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, और सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा की वह परत उसके सामान्य के 30% तक भी नहीं पहुंच पाए। यद्यपि उन्होंने अपनी गहन ऊर्जा को अपनी गति की सबसे तेज सीमा के साथ प्रवाहित किया, फ्रोजन क्लाउड डोमेन की निरंतर ठंड के तहत उनका पूरा शरीर कठोर और सुन्न, और यहाँ तक कि गहन ऊर्जा का प्रवाह भी अतुलनीय रूप से धीमा हो गया। युनचे के गिरते चंद्रमा के डूबते सितारे ने सीधे उसके अंदरूनी हिस्सों को उनकी प्रारंभिक स्थिति से दूर कर दिया। फीनिक्स का एम्पायरियन नृत्य। युनचे के शरीर पर फीनिक्स की लपटें भयंकर रूप से जल रही थी और उसकी पीठ के पीछे फीनिक्स के पंख हल्के से दिखाई दे रहे थे। उसका पूरा शरीर आकाश में लाल रंग की रोशनी का एक झटका लेकर आया, जिसने तुरंत लिंग तियानी को पकड़ लिया जो पीछे की ओर उड़ रहा था, और ड्रैगन फोर्ट हिंसक रूप से नीचे गिर गया। बूम 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 बूम। भारी तलवार लिंग तियानी के शरीर पर एक श्रृंखला के संयोजन में मारी गई, जिसका प्रत्येक वार पिछले से अधिक भारी था। हर एक प्रहार से ऐसी गड़गड़ाहट हुई जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। आसपास की सारी भीड़ स्तब्ध रह गई।
भले ही उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा हो और इसे अपने कानों से सुना हो, फिर भी वे विश्वास नहीं कर सके कि ऐसी शक्ति तलवार से विस्फोटित हुई थी। इस प्रकार की ध्वनि और शक्ति गहन गड़गड़ाहट की तरह थी, नौ आकाश धरती को हिला रहे हैं। इसकी कल्पना ही की जा सकती है कि तलवार के हर वार के भीतर कितनी भयानक शक्ति छिपी हुई थी। फ्रोजन क्लाउड डोमेन की लगातार ठंड और ड्रैगन फोर्ट की लगातार तोड़फोड़ के तहत चारों ओर घूमना और जवाबी हमला करना तो दूर, यहाँ तक कि उसका समर्थन करने वाली गहन ऊर्जा का आखिरी हिस्सा भी धीरे धीरे ढहने के करीब था। यू चे ने जो ताकत पागलपन से छोड़ी थी, वह भी धीरे धीरे खत्म होने वाली थी। गहरी सांस लेते हुए उसने लिंग तियान्नी की ओर देखा, जो पहले से ही पूरी तरह से खून से लथपथ था और उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे। उसने ड्रैगन फोर्ट को ऊंचा उठाया क्योंकि उसके पीछे आकाशीय भेड़िए की चिल्लाती हुई छवि उभरी। स्काई वुल्फ स्लैश मालिक। जैसे ही स्काई वुल्फ स्लैश को गिराया जाने वाला था, लिंग जी की कर्कश चीख उसके कानों तक पहुंच गई। उसकी हरकतें थोड़ी रुक गईं और उसने तुरंत स्काई वुल्फ स्लैश की 60% शक्ति वापस ले ली। टकराना। नीले रंग की भेड़िए की छवि लिंग तियान्नी की छाती पर गिरी और खून की एक गेंद उसकी छाती से बेतहाशा उड़ गई। खून के उस फूल को खिलते हुए देखकर यू चे के हाथ, जिनमें तलवार थी, धीरे धीरे नीचे की ओर झुक गए और उनके मस्तिष्क पर एक अप्रतिरोध्य भारीपन की लहर दौड़ गई। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और उसका पूरा शरीर शक्तिहीन होकर नीचे गिर गया। फ्रोजन क्लाउड डोमेन गायब हो गया। जैसे ही एक धुंधली परछाई गुजरी, गिरती हुई यूनचे को पहले से ही जिया क्विंग्यू ने अपनी हथेली का उपयोग करके हल्के से सहारा दिया, फिर धीरे धीरे जमीन पर आ गिरी। उधर लिंग तियान्नी भी जोर से जमीन पर गिर पड़े। लिंग जी ने जोर से चिल्लाया और तेजी से भागकर उसके बगल में घुटने टेक दिए। ये स्थान ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के भीतर था, इसलिए भीड़ शुरू से ही अविश्वसनीय रूप से घनी थी। जो लोग यहाँ आकर्षित हुए थे, उनकी संख्या बहुत पहले ही 1 लाख से अधिक हो गई थी। फिर भी इस समय लोगों की इतनी बड़ी भीड़ बिल्कुल शांत थी। हर एक व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी भूमि के उस हिस्से को अन्यमनस्कता से देख रहा था और सोचने की क्षमता लगभग खो चुका था। स्वॉर्ड सेंट ब्लू विंड के भीतर अद्वितीय नंबर 1 वास्तव में खो गया। कोई भी बता सकता है कि यूचे के उन लगातार दर्जनों हमलों के बाद लिंग तियान्नी को स्पष्ट रूप से अतुलनीय रूप से भारी चोटें आई थी। खासकर वह आखिरी हमला, उसकी छाती पूरी तरह से फट चुकी थी और शायद अंदरूनी अंग भी पहले ही पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। ये युवक, जो केवल 2 वर्ष पहले ही प्रसिद्धि की ओर बढ़ा था, 2 वर्ष के अल्प समय में ही वह अकल्पनीय गति से आगे बढ़ा और एक के बाद एक किंवदंतियां स्थापित की। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट के चैंपियन। क्रैशिंग बनिंग हेवन कबीले के युवा मास्टर की दुल्हन की बधाई। बनिंग हेवन कबीले का विनाश करने के लिए नरसंहार। आज उसने वास्तव में लिंग तियान्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस ब्लू विंड नंबर 1 को हराने का स्पष्ट अर्थ ये था कि वह पहले से ही लिंग तियान्नी की जगह लेने और ब्लू विंड का नया नंबर 1 बनने के लिए पर्याप्त योग्य था। और इस वर्ष वह केवल 19 वर्ष का था। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जिया क्विंग्यू ने यूनचे का समर्थन किया, केवल यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर पूरी तरह से लंगड़ा हो गया था, ताकत का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। यूनचे की सारी शक्ति अचानक फीनिक्स की लपटों से निकली थी। फिलहाल उसकी फीनिक्स लपटें पूरी तरह से बुझ गई थी और फीनिक्स ब्लड की 3 बूंदें, जिन्होंने उनकी सारी शक्ति जला दी थी, भी मौन की स्थिति में डूब गई थी। पिछले 2 या 3 महीनों में उसके शरीर की ताकत भी अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसके अलावा पहले सोल डोमेन खोलने के साथ साथ उसकी चेतना भी पूरी तरह से उनिंदा हो गई थी। ये बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि वर्तमान यूचे को प्राथमिक गहन क्षेत्र में किसी भी यादृच्छिक गहन अभ्यासकर्ता द्वारा भी मारा जा सकता है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। अपनी आभा को शांत करते हुए यूचे ने जोर से सांस लेते हुए कहा। ड्रैगन सोल डोमेन जैसी स्वर्गीय विरोधी ताकत ने स्तर और प्राकृतिक कानून के संदर्भ में हर चीज को पूरी तरह से दबा दिया, जिससे उसे तलवार संत के खिलाफ सामना करने पर जबरदस्ती ऐसा परिणाम बनाने की अनुमति मिली जिसे हराना उसके लिए मूल रूप से असंभव था। लिंग तियान्नी की चोटों की स्थिति बेहद गंभीर थी और लिंग जी द्वारा समर्थित होने के बाद वह मुश्किल से ही खड़ा हो पाया। प्रसिद्धि पाने के बाद यह एकमात्र मौका था जब वह हारे थे, और वह वास्तव में एक ऐसे युवक से हार गए थे जिसकी ताकत उनसे बहुत कमजोर थी। उसके शरीर पर लगे घावों की तुलना में उसकी आत्मा पर प्रभाव कहीं अधिक भारी था। इसके अलावा उसकी आत्मा के भीतर उस भयानक ड्रैगन सोल डोमेन के कारण एक आंतरिक दानव भी पैदा हो गया था जिसे मिटाना हमेशा के लिए असंभव था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 362 आतंकित जियो संप्रदाय। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 362 आतंकित जियो संप्रदाय।
लिंग तियानी की चोटों की स्थिति बेहद गंभीर थी। अगर उसकी छाती पर घाव थोड़ा गहरा होता तो यह उसके आंतरिक अंगों को नष्ट करने के लिए काफी होता। वह बहुत स्पष्ट रूप से समझ गया कि यू चे ने पिछले हमले में दया दिखाई थी। न केवल आधी से अधिक शक्ति अचानक वापस ले ली गई थी, यहाँ तक कि हमले का लक्ष्य भी उसके प्राणों से भटक गया था। उसने अपने दिल में एक लंबी आह भरी और कमजोर आवाज में लिंग जी से कहा, चलो प्रस्थान करें। लिंग जी ने बात नहीं की और लिंग तियानी को लाने वाली थी। इस समय युन चे की ठंडी आवाज उनके पीछे से आई, लिंग तियानी, तुम ऐसे ही जाना चाहती हो? लिंग जी का कदम रुक गया और लिंग तियानी भी हल्के से हिल गई। और लिंग जी ने वास्तव में लिंग तियानी के शरीर को कांपते हुए स्पष्ट रूप से महसूस किया था। ये सही है, वह कांप रहा था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि यह डर से कांप रहा है। जिस क्षण हृदय में शैतान जैसी कोई चीज स्थापित की गई, तलवार संत के स्तर के ऐसे अद्वितीय विशेषज्ञ के लिए भी स्वयं को मुक्त करना और इसके विरुद्ध प्रतिरोध करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। युन चे ने लिंग तियानी को खतरनाक नजरों से देखा। इस तरह छोड़कर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इस वजह से अपने दिल में द्वेष रखूंगा और एक दिन हेवनली स्वॉर्ड विला में घुसकर तुम्हारी हेवनली स्वॉर्ड को रूपांतरित कर दूंगा? विला को दूसरे बनिंग हेवन कबीले में बदल दिया गया। इसमें संदेह न करें कि मुझमें ऐसा करने की क्षमता है या नहीं। 3 साल पहले मेरे पास थोड़ी सी भी गहन शक्ति नहीं थी। 1.5 साल पहले मैंने रैंकिंग टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया था। अब मैं अकेले ही बनिंग हेवन कबीले को नष्ट कर सकता हूँ। हालांकि मैं अभी आपको अकेले नहीं हरा सकता और इस समय हेवनली स्वॉर्ड विला को 2 साल में नष्ट करना और भी असंभव है। अगर मुझे अधिकतम 2 साल दिए जाए अधिक वर्षों में, मैं हेवनली स्वॉर्ड विला को एक हाथ उठाने जितनी आसानी से मलबे में बदलने में सक्षम हो जाऊंगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं? 3 साल के समय में बिल्कुल भी गहरी ताकत न होने से लेकर लिंग तियानी को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होने तक, विकास की इस प्रकार की गति को पूरे इतिहास में अनसुना कहा जा सकता है और यह पूरी दुनिया को चौंका सकती है, यहाँ तक कि किसी को ठंड का एहसास हुए बिना भी कांपने की हद तक। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि विकास की इतनी गति के साथ अगले 2 वर्षों में युन चे की ताकत कितनी भयावह स्थिति तक पहुंच जाएगी। शायद उस समय वह वास्तव में अकेले ही पूरे हेवनली स्वॉर्ड विला की बराबरी करने में सक्षम होगा। लिंग तियानी का शरीर एक बार फिर कांप उठा। 20 साल का भी एक जूनियर हेवनली स्वॉर्ड विला को नष्ट करने के लिए चिल्ला रहा था। मूल रूप से यह एक बेहद मजेदार मजाक होना चाहिए था, लेकिन न केवल लिंग तियानी हंसने में असमर्थ था, बल्कि उसे लगा कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है। भले ही यह मान लिया जाए कि उसके अंदर कोई राक्षस नहीं है, फिर भी यू चे के ये कुछ शब्द उसके अंदर के डर को हिला देने के लिए काफी थे, क्योंकि आज वह पहले ही व्यक्तिगत रूप से यू चे के आतंक का अनुभव कर चुका था। यहाँ तक कि उसे पहले से ही यू चे का शिकार करने के लिए आने का बहुत पछतावा हो रहा था। अंत में न केवल था वह युन चे को मारने में असमर्थ था, इसके बजाय उसे गंभीर चोटें आई थी और उसके अंदर एक आंतरिक राक्षस भी रह गया था। इसके अलावा उसने हेवनली स्वॉर्ड विला के लिए एक अत्यंत भयावह शत्रु को आमंत्रित किया था। लेकिन चिंता मत करो, मैं नहीं करूंगा, युन चे ने अपने दांत हल्के से भींचते हुए कहा, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे मारना चाहता था वह केवल तुम थे, न कि पूरा हेवनली स्वॉर्ड विला। और तुम्हें भी मैंने नहीं मारा, क्योंकि लिटिल जी मेरा भाई है और मैं उसके प्रियजनों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैं आपके शब्दों में बिल्कुल भी दुष्ट व्यक्ति नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, किसे मारता हूँ, मेरे अपने मानक और निष्कर्ष हैं। मेरे और बनिंग हेवन कबीले के बीच की दुश्मनी में किसी और को शामिल नहीं किया गया है। यदि बनिंग हेवन कबीले के अवशेष या वंशज मुझसे बदला लेने आते हैं तो ये सही और उचित है। फिर भी आप, लिंग तियानी, आप सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हैं जो कुछ भी नहीं जानता है। आपको मेरे सामने न्यायाधीश की भूमिका के साथ उपस्थित होने का क्या औचित्य है, और यहाँ तक कि ये दावा भी करना होगा कि आप स्वर्ग के स्थान पर न्याय करेंगे। हालांकि मेरे पास अभी भी तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त ताकत बची हुई है, फिर भी मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बाद में मैं हेवनली स्वॉर्ड विला के लिए भी परेशानी नहीं ढूंढूंगा। यदि आप अभी भी सोचते हैं कि मैं उस प्रकार का शैतानी व्यक्ति हूँ जिसमें पूरी मानवता नहीं है, तो जब आपकी चोटें ठीक हो जाएं तो आप बेझिझक मुझे फिर से मारने के लिए आ सकते हैं। लिंग तियानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी आह भरी, शायद ये वास्तव में मैं ही था जो गलत था। चूंकि मैं आज पहले ही हार चुका हूँ, भविष्य में तुम्हें मारना और भी असंभव हो जाएगा। मैं भी सचमुच आशा करता हूँ कि मैं वास्तव में गलत हूँ। जिए, चलो चले। लिंग जी ने अपना सिर घुमाया और युन चे पर नजर डाली। उसकी आंखों के भाव में कृतज्ञता, प्रशंसा और एक जटिलता भी थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
अंत में उसने कुछ नहीं कहा, पीछे मुड़ा, लिंग तियान्नी को भयंकर ज़ेफिर पक्षी तक सहारा दिया और आसमान की ओर उड़ गया। ओह! यू चे ने एक लंबी सांस ली और उसका पूरा शरीर शक्तिहीन होकर नीचे गिर गया और वह जिया क्विंग्यू की कोमल छाती पर झुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में कहा, किंग्यू, अभी मत जाओ, अब से कुछ समय के लिए। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है। अपनी बात खत्म करने के बाद यून चे की चेतना अब और नहीं टिक सकी और पूरी तरह से खालीपन में डूब गई। जब खबर आई तो जियो जिएटियन के हाथ और पैर ठंडे हो गए, उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और उसका सिर लगभग फट गया। क्या आपने जो कहा सब सच है? निस्संदेह सच, जियो बोयुन ने गंभीर भाव से कहा। लिंग तियान्नी ने वास्तव में हमारी उम्मीदों के आधार पर काम किया और यहाँ तक कि ब्लू विंड इंपीरियल सिटी तक पीछा किया। लेकिन न केवल वह यूनचे को उनकी लड़ाई में मारने में असमर्थ था, बल्कि यूनचे और जिया क्विंग्यू के सेना में शामिल होने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यूनचे ने जानबूझकर अंत में खुद को रोके रखा, अन्यथा शायद लिंग तियान्नी भी यूनचे के हाथों मर गया होता। उन्होंने शाही शहर के भीतर लड़ाई की थी और शाही शहर के अनगिनत लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इसे देखा था। इसके अलावा जिया क्विंग्यू फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के नाम से यूचे की सहायता करने के लिए आया था और लिंग तियान्नी के खिलाफ हमला करने में संकोच नहीं किया। अकेले यूचे की ताकत पहले से ही अतुलनीय रूप से भयानक है, लेकिन उसके पीछे वास्तव में फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड था, सुरक्षा भी पूरी ताकत से। साथ ही ये भी कहा गया है कि उपस्थित सभी लोगों ने 4 शब्द फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स सुने थे। जिया क्विंग्यू ने पहले से ही किंवदंतियों में फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की बेजोड़ गहन कला को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यहाँ तक कि लिंग तियान्नी भी पति पत्नी के रूप में एकजुट हुए यूनचे और जिया क्विंग्यू के खिलाफ हार का सामना करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। पूरी नीली हवा में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जियो जुएटियन अपनी कुर्सी पर वापस गिर गया, उसका सिर पूरी तरह से पसीने से लथपथ था। संप्रदाय मास्टर यूचे द्वारा लिंग तियान्नी को गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसकी खुद की ताकत भी बहुत कम हो गई थी और वह मौके पर बेहोश भी हो गया था। वह इस समय बेहद कमजोर होगा, क्या हमें? भले ही जियो बोयुन ने अपनी बात जारी नहीं रखी, लेकिन उसके स्वर और उसकी आंखों की अभिव्यक्ति ने पहले ही इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया था। जियो जुएटियन की भौहें थोड़ी हिल गईं और उसके बाद उसने अचानक पूछा, क्या जिया क्विंग्यू चला गया? जैसे ही उसने ये शब्द सुने, जियो बोयुन का रंग थोड़ा बदल गया, फिर अपना सिर हिलाया। वह यूचे को ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस में ले गई और अभी तक बाहर नहीं आई थी। ऐसा कहा जाता है कि फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स एक अद्वितीय गहन कला है जिसकी ताकत हेवनली स्वॉर्ड डिवाइन आर्ट्स से भी आगे निकल सकती है। अगर जिया क्विंग्यू ने वास्तव में इसे सफलतापूर्वक विकसित किया है तो मेरे पिता भी उसके मुकाबले नहीं हो सकते हैं। जिया क्विंग्यू के संरक्षण में यूचे की हत्या करने के लिए हमारे पास क्या है? यदि हत्या विफल हो जाती है और हमारे ट्रैक लीक हो जाते हैं तो हमारे पास समझौते की आखिरी गुंजाइश भी नहीं बचेगी। जियो जुएटियन ने कड़वाहट से भरते हुए कहा। वह अचानक खड़ा हो गया और कहा, पर्पल वेंड हेवन क्रिस्टल, पर्पल जेड गोल्डन स्केल ऑइंटमेंट और स्कारलेट ईगल प्रोफाउंड ब्लड तुरंत तैयार करें। आप व्यक्तिगत रूप से यूनचे से मिलने जाएंगे और उन्हें शुभकामनाएं देंगे। इसके अलावा 15 किलोग्राम बैंगनी क्रिस्टल, 10 किलोग्राम सफेद गहरा जेड भी लाएं। इसके अलावा कबीले में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला शिष्यों में से उत्कृष्ट योग्यता और शक्ल वाली 3 महिला शिष्यों को चुनें और उन्हें यूचे को उपहार में दें। आज रात होने से पहले प्रस्थान करें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ यूचे के आने से पहले आ जाए। चोटें ठीक हो गई हैं। पर्पल वेंड हेवन क्रिस्टल, पर्पल जेड गोल्डन स्केल ऑइंटमेंट, स्कारलेट ईगल प्रोफाउंड ब्लड। जियो संप्रदाय के पास मौजूद हजारों चमत्कारी दवाओं में से ये 3 सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान थी। यूचे के प्रति अपनी ईमानदारी व्यक्त करने के लिए ये कहा जा सकता है कि जियो जुएटियन ने अपना दिल मजबूत किया था और खून की पूंजी खर्च की थी। ये सुनकर जियो बोयुन के शरीर में इतना दर्द हुआ कि उसका पूरा शरीर लगातार कांपने लगा। लेकिन चूंकि चीजें पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी थी, कबीले के विनाश के खतरे का सामना करते हुए उनके पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं था। यूनचे अंततः जागने से पहले पूरे 2 दिनों तक बेहोश था। इतने लंबे समय तक बेहोश रहने का मुख्य कारण बहुत अधिक ताकत का उपयोग नहीं था, बल्कि यह था कि मानसिक थकावट बहुत अधिक थी। आखिरकार उसकी वर्तमान क्षमताओं के साथ ड्रैगन सोल डोमेन का उपयोग करना बहुत दूर की कड़ी थी। तुम जाग रहे हो। जैसे ही यूनचे ने अपनी आंखें खोली, उसके कानों के पास एक स्पष्ट और ठंडी आवाज गूंजी।
उसने देखा कि वह इस समय एक नर्म बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है और उसके चारों ओर सुनहरे पंखों वाले फीनिक्स की कढ़ाई वाला एक असाधारण पर्दा है। एक फीकी मनभावन खुशबू का संकेत उसकी नाक की नोक तक पहुंच गया। उसने अपनी निगाहें बगल की ओर घुमाई और बिस्तर के पास जिया क्विंगयू की सुंदर छवि देखी। क्विंगयू, युन चे ने पुकारा। उसकी आवाज कुछ सूखी और कड़वी थी, क्योंकि उसका शरीर अभी भी कमजोरी के भारी एहसास से भरा हुआ था। मैं कितने दिन सोया? 2 दिन, जिया क्विंगयू ने पलटकर कहा। मैं उन्हें बुलाने जाऊंगा। आह, रुको। यू चे ने झट से उसे रुकने के लिए बुलाया और जिया क्विंगयू के कदम भी उसके साथ रुक गए। इस बार ये सचमुच सौभाग्य की बात है कि आप आए, यू चे ने मुस्कुराते हुए कहा। जिया क्विंगयू ने अपना शरीर आधा घुमा लिया। उसकी आवाज शांत और शांत थी, लेकिन साथ ही कोमल भी। मेरे बिना लिंग तियान्नी तुम सभी को मारने में सक्षम नहीं होगी। भले ही वह मुझे मार न सके, मैं अंत में घबरा कर ही भाग सकूंगा, लेकिन आपके साथ मैं उससे राख चेहरे के साथ वापस जाने में सक्षम था। परिणाम पूरी तरह से अलग है। उद्धरण चिन्ह ... लिंग तियान्नी के आपके द्वारा गंभीर रूप से घायल होने की बात बाहर व्यापक रूप से फैल रही है। ब्लू विंड के नंबर 1 का खिताब पहले से ही इसका स्वामित्व बदल सकता है। जिया क्विंगयू ने यू चे पर एक नजर डाली। क्या ऐसा है? लेकिन शीर्षक जैसी चीजें हमेशा सबसे बेकार चीजें रही हैं, यू चे ने बहुत उदासीनता से कहा। उसकी जोड़ी आंखें सीधे जिया क्विंगयू पर पड़ी और उसने अचानक कहा, क्विंगयू, क्या आप थोड़ा करीब आ सकते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत लंबे समय से आप पर अच्छी नजर नहीं डाली है। बातचीत जो अचानक संदिग्ध हो गई, जिससे तुरंत जिया क्विंगयू की सांसें थोड़ी अव्यवस्थित हो गई। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह फिर भी धीरे धीरे अपने कदम हिलाती रही और बिस्तर के पास बैठ गई। युन चे भी इस समय उठकर बैठ गया। भले ही उनका शरीर सुस्त था, लेकिन उनकी गहन ऊर्जा खाली नहीं थी। बेहोशी के इन 2 दिनों में उसकी गहन शक्ति पहले ही लगभग 1/3 हो चुकी थी। चूंकि अब वह जाग चुका था, इसलिए उसके ठीक होने की गति भी कई गुना तेज हो जाएगी। जैसे ही जिया क्विंगयू बिस्तर के पास बैठा, उसने अचानक अपनी बाहें फैला दी और ध्यान से जिया क्विंगयू के कंधों को पकड़ लिया। जिया क्विंगयू का शरीर स्पष्ट रूप से थोड़ा सख्त हो गई और वह अब चेतन रूप से दूर जाना चाहती थी। आप क्विंगयू, अपनी आंखें बंद करो। यू चे ने धीरे से फिर भी दृढ़तापूर्वक उससे पीछे से गले लगाया। उसकी बाहें धीरे धीरे उसके कंधों से नीचे उसकी विलो शाखा जैसी कोमल कमर पर फिसलने लगी। जिया क्विंगयू को करीब से देखने पर उसकी विशेषताएं कल्पना के करीब थी। आप क्या करने जा रहे हैं? अचानक उसके इस तरह गले लगने से जिया क्विंगयू की सांसें पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गईं। उसका पूरा शरीर वहीं जम गया था। कुछ समय तक उसे ये भी नहीं पता था कि उसे संघर्ष करना चाहिए और अलग होना चाहिए या नहीं। युन चे का चेहरा धीरे धीरे पास आया और एक आवाज मानो जादू की शक्ति लेकर उसके कानों के पास से गुजरी। क्विंगयू, मेरी पत्नी, हमारी शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं। फिर भी पति पत्नी होने के इन 3 वर्षों में मैंने कभी भी शादी नहीं की है। तुम्हें पहले चूमा, इस बार क्या तुम मुझे तुम्हें चूमने दोगी? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे की आवाज और करीब आती गई। गर्म और नम सांस धीरे धीरे उसके कानों के पास से उसके गाल तक चली गई और यहाँ तक कि उसके होठों को भी छू गई। जिया क्विंगयू का पूरा शरीर अकड़ गया। वह, जिसने कभी ऐसी चीजों का अनुभव नहीं किया था, लगभग सोचने की सारी क्षमता खो चुकी थी और उसका पूरा व्यक्तित्व, जो बर्फ का एक ऊंचा कमल था, एक लकड़ी की गुड़िया में बदल गया लगता था। युन चे का गाल धीरे धीरे निकट आ गया, जैसे ही वह जिया क्विंगयू के होठों को छूने ही वाला था। घबराहट भरी फिर भी बर्फ जैसी ठंडी ऊर्जा ने अचानक उसे उड़ा दिया। जिया क्विंगयू उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं जाकर उन्हें बता दूंगी कि तुम जाग रहे हो, कहकर वह कुछ घबराई हुई थी, फिर ऐसे चली गई जैसे भाग रही हो। धक्का लगने से यू चे का सिर दीवार से टकरा गया। दर्द के कारण उसके दांत बाहर आ गए। उसने उस जगह को सहलाया जो उबड़ खाबड़ थी और गुस्से में धीमी आवाज में बुदबुदाया, एक बार जब मैं स्काई प्रोफाउंड दायरे में पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा, चाहे कुछ भी हो। आउच, ओ। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 363 जबरन विवाह की गति। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 363 जबरन विवाह की गति। जिया क्विंगयू के जाने के कुछ ही समय बाद कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला। जियो लिंगशी तेजी से कमरे में चली गई थी और उसके पीछे जियो लाई भी उतनी ही चिंतित अभिव्यक्ति के साथ थी। लिटिल चे, तुम जाग रहे हो? जियो लिंगशी ने तेजी से झपट्टा मारा। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं भी असहज महसूस हो रहा है। युन चे ने पहले ही कपड़े बदलना समाप्त कर लिया था।
वह अपने बिस्तर से कूद गया और सहजता से उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं केवल कमजोर था और मुझे कोई चोट नहीं आई। 2 दिन की नींद के बाद मैं ज्यादातर ठीक हो गया हूँ। युनचे की चाल तेज और स्थिर थी, उसके चेहरे पर भी कोई खासियत नहीं दिख रही थी। जियो लिंगजी ने आखिरकार राहत की सांस ली। जैसे ही जियो लाई वहां से गुजरा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ठीक हो तो यह अच्छा है। केवल हमें आश्वस्त करने के लिए कठोर कदम न उठाएं। युनचे ने अपनी छाती थपथपाए और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, कृपया निश्चिंत रहें दादाजी। ब्लूफायर क्षेत्र में आप पहले ही व्यक्तिगत रूप से मेरे शरीर की पुनर्प्राप्ति क्षमताओं को देख चुके हैं। क्या आप अब तक यहाँ रहने के आदी हैं? जियाओ लाई ने मुस्कुराते हुए अपने विचारों में खोए हुए उत्तर दिया, मैं यहाँ उत्कृष्ट रूप से रहा हूँ। इंपीरियल सिटी की यात्रा करना हमेशा से मेरी इच्छा रही है। मैंने कभी यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि न केवल मैं यहाँ आने में कामयाब रहा, बल्कि मैं सम्राट के साथ इंपीरियल पैलेस में प्रवेश कर सकता हूँ और व्यक्तिगत रूप से हमारा स्वागत कर सकता हूँ और हमारे लिए भोज दे सकता हूँ। इससे पहले ऐसी चीजों को सपने से भी बहुत ज्यादा माना जाता था। उद्धरण चिन्ह। जब जियो ली पहुंचे तो कैंग वान हे ने न केवल व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल भी की। राष्ट्र के सम्राट के रूप में उन्होंने न केवल उनके साथ विनम्र व्यवहार किया, बल्कि उनका सम्मान भी किया। वह प्रत्येक दिन उनके 3 भोजन में व्यक्तिगत रूप से उनके साथ रहते थे। उसने उन्हें राजकीय भोज परोसा और यहाँ तक कि उन्हें पड़ोसी सम्राटों के लिए बने कक्षों में भी ठहराया। जियो ली ने स्वाभाविक रूप से समझा कि सम्राट द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाना निश्चित रूप से यूचे के कारण था। विशेष रूप से इन 2 दिनों में जब युनचे और जिया क्विंगयू ने मिलकर लिंग तियानी को हरा दिया, तो कैंग वानहे ने उसके साथ और भी अधिक शिष्टाचार और सम्मान के साथ व्यवहार किया। महल के भीतर महल के रक्षकों और किन्नरों से लेकर राजकुमारों और मंत्रियों तक सभी उसके साथ सम्मान से पेश आते थे और चापलूसी के लक्षण दिखाते थे, क्योंकि वह यूचे के दादा थे। ये सब तो अभी सपना ही लग रहा था। अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है तो आप और छोटी चाची भविष्य में शाही शहर में रह सकते हैं। यूचे तुरंत सुझाव दिया, यदि आप नहीं जाना चाहते तो न्यू मून सिटी जाना भी बुरा नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस से सीनियर सिकोन का स्वागत किया था। अगर सिकोन हान दादाजी को देखता है तो वह खुश हो जाएगा। ये फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से भी ज्यादा दूर नहीं है। यदि दादाजी को घर की याद आती है तो आप किसी भी समय वापस जा सकते हैं। यूचे की स्थिति मूल रूप से पहले से ही फल फूल रही थी। अब जबकि उसने लिंग तियानी को हरा दिया था और परोक्ष रूप से ब्लू विंड साम्राज्य का सबसे मजबूत व्यक्ति बन गया था, जियो ली को पता था कि उसके दादा के रूप में चाहे वह कहीं भी जाए, लोग उसका स्वागत करने के लिए भीख मांगने के लिए कतार में खड़े होंगे। जियो ली ने हंसते हुए उत्तर दिया, लिंगशी को ये जगह बहुत पसंद है और मैं यहाँ जितने दिन रहा वे सुखद रहे। फिलहाल मेरी अभी जाने की कोई योजना नहीं है। उन मामलों पर भविष्य में चर्चा की जा सकती है। हाँ 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 हाँ। बाहर से एक आधिकारिक लेकिन प्रसन्न हंसी आई। हम हाल ही में भाई जियो के साथ आनंदपूर्वक बातचीत कर रहे हैं। अगर भाई जियो जाना चाहते हैं तो हम उन्हें बहुत याद करेंगे। हंसी कैंग वानहे की ओर से आई, जो कैंग यू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। उन्होंने अपना सुनहरा ड्रैगन गाउन पहना हुआ था। उसके पीछे डोनफेंग शियू था, जो उनसे 3 कदम पीछे था। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने तुरंत यूचे की ओर देखा। कैंग वानहे का चेहरा अब लाल हो गया था और उसकी आवाज तेज थी। उनकी नजर भी तेज और तेज थी। यहाँ तक कि उसके बाल भी, जो पिछले महीने जब वह बिस्तर पर अधमरा पड़ा था, पहले से ही सफेद हो गए थे, अब घने काले हो गए हैं। ऐसा लग रहा था मानो वह बिल्कुल दूसरा व्यक्ति हो। इंपीरियल पैलेस में संसाधनों की प्रचुरता के साथ कैंग वानहे की रिकवरी दर यूचे द्वारा बताई गई तुलना में बहुत तेज थी। कांग वानहे ने यूचे के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस की। जियो ली के प्रति उनका शिष्टाचार आंशिक रूप से यूचे के प्रभाव के कारण था, लेकिन मुख्य रूप से उनके प्रति कृतज्ञता के कारण था। यूचे ने न केवल अपनी जान बचाई थी, बल्कि पूरे ब्लू विंड इंपीरियल परिवार की जान भी बचाई थी। कैंग वानहे ने जो कहा उससे कैंग यू स्तब्ध रह गई और उसने कहा, पिताजी, दादाजी जियो जूनियर ब्रदर यू के दादा हैं। आप उन्हें भाई कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्या ये वरिष्ठता के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? उम्र के आधार पर कैंग वानहे जियो ली से केवल कुछ साल छोटा था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जिस आपदा से वे गुजरे, उसके बाद उन्होंने अपनी इकलौती बेटी के साथ कृतज्ञता और स्नेह के साथ व्यवहार किया। एक बार जब उसने बोलना समाप्त कर लिया तो कैंग वानहे शर्मिंदा हो गई और जोर से हंसी। हाँ हाँ, युए की डांट सही थी। हम वरिष्ठता से खिलवाड़ नहीं कर सकते। फिर हम आपको सीनियर जियो के रूप में संदर्भित करेंगे।
यह नहीं हो सकता। जियो लाई को बहुत झटका लगा और उसने आदरपूर्वक अपने हाथ एक साथ रख दिए। यदि महामहिम मुझे इस तरह बुलाते हैं तो मैं वास्तव में अयोग्य हूँ। कैंग यू तुरंत मुस्कुराए। अपने खूबसूरत फीनिक्स कपड़े को आगे की ओर खींचते हुए उसने धीरे से कहा, जूनियर ब्रदर यून, आप अभी जागे हैं, आपका शरीर अभी भी कमजोर होगा। आपके लिए बिस्तर पर आराम करना बेहतर है, कोई जरूरत नहीं है। यू चे ने अपनी छाती पीटते हुए कहा, मैं अपने शरीर को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं निश्चित रूप से उतना नाजुक नहीं हूँ जितना वरिष्ठ सोचते हैं। हाँ हाँ, कैंग वानहे जोर से हंसे। उसके पास तलवार संत को हराने की क्षमता है। हमें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यूए, तुम्हें इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 दिनों में तुम मुश्किल से सोए हो या खाया हो और हर घंटे मिलते हो। हमें आपकी अधिक चिंता है। पिताजी, कई लोगों के सामने कैंग वानहे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भावनाओं को पूरी तरह से उजागर कर दिया। उसने एक सुंदर चीख निकाली और सबकी नजरों से बचते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी हरकतों ने कैंग वानहे और डोनफेंग शियू को अपनी हंसी छिपाने में असमर्थ बना दिया। युन चे का दिल छू गया और वह कैंग वानहे की ओर देखने से पहले थोड़ा हंसा और पूछा, महामहिम पैलेस चीफ डोनफेंग, इन 2 दिनों में जब मैं बेहोश हूँ, क्या किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की? डोनफेंग शियू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। मूल रूप से मुझे भी डर था कि जब आप बेहोश थे और सुरक्षा बढ़ा दी गई थी तो कोई आपकी हत्या करने का प्रयास कर सकता था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत चिंतित था क्योंकि महल बहुत शांत था। किसी ने भी घुसपैठ की कोशिश नहीं की। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जिया परी महल में रुकी थी। भले ही उनके ऐसे इरादे थे, वे जिया परी से सावधान थे और ऐसा प्रयास करने का साहस नहीं किया। यू चे की प्रतिष्ठा बढ़ने के बाद अधिक से अधिक लोगों को उसके अतीत के बारे में पता चला, जो व्यापक रूप से फैल गया था। उनमें जियो संप्रदाय के जियो कुंग्युन के प्रति उनकी शिकायतें स्वाभाविक रूप से शामिल थीं। पिछले 2 दिनों में डोनफेंग शियू जिस चीज से सावधान था वह जियो संप्रदाय भी था। हालांकि वहां असंख्य थे लोग मिलने के लिए उपहार ला रहे हैं। कांग वानहे हंसे। 1000 से अधिक विभिन्न बड़े और छोटे संप्रदाय और कबीले हैं जो आपके लिए अमृत और खजाना ला रहे हैं। आपके उपहारों का पहाड़ की तरह ढेर लग रहा है और भले ही हमारा महल बड़ा है, फिर भी आपके उपहारों को रखने के लिए हमारे पास लगभग जगह नहीं बची है। भले ही हम इतने लंबे समय तक सम्राट रहे हों, लेकिन हमने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। हाँ 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 हाँ, उनमें से जियो संप्रदाय के उपहार सबसे कीमती थे, कैंग यू ने कहा। उन्होंने पर्पल वेंड हेवन क्रिस्टल, पर्पल जेड गोल्डन स्केल ऑइंटमेंट और स्कारलेट ईगल प्रोफाउंड ब्लड भेजा था, जो सभी अमूल्य खजाने हैं। इसके अलावा उन्होंने 15 किलोग्राम पर्पल क्रिस्टल और 10 किलोग्राम व्हाइट प्रोफाउंड जेड भी भेजा, जो कि पिछले 10 वर्षों में महल द्वारा जमा की गई राशि से कहीं अधिक है। इसके अलावा कांग यू अचानक संदेह से हंसे। उन्होंने 3 अत्यंत महान सुंदरियां भी भेजी जो अभी 20 की भी नहीं है। क्या महान सुंदरियां हैं? ये सुनकर जियो लिंगजी ने अपने होंठ फुलाए और गुस्से से जवाब दिया, वे स्पष्ट रूप से बदसूरत राक्षस हैं। वे मुझसे और राजकुमारी बहन से सैकड़ों हजारों गुना नीचे हैं। छोटा चे कभी उनकी ओर नहीं देखेगा। क्या ये सही नहीं है, लिटिल चे? एमेन एमेन। यू चे ने तुरंत लगातार सिर हिलाया और धार्मिक स्वर में उत्तर दिया, उन आम लोगों की तुलना मेरी छोटी चाची और बड़ी बहन से कैसे हो सकती है? मैं उनकी ओर कभी नहीं देखूंगा। उन्हें वहीं वापस भेज दो जहां से वे आए थे। ओह, लेकिन अगर छोटी चाची इच्छुक हैं, तो आप उन्हें अपना नौकर बना सकते हैं। हे, बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें नहीं चाहता, जियो लिंगजी ने खुशी से उत्तर दिया। जियो संप्रदाय के उपहार भी महान बुजुर्ग जियो बोयुन द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजे गए थे और उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है। वह दावा करता है कि आपके जागने के बाद वह आपसे मिलना चाहता है। क्या आप उससे मिलने में रुचि रखते हैं? कैंग वानहे ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ पूछा। अतीत में 4 प्रमुख संप्रदायों के जो भी बुजुर्ग महल में प्रवेश करते थे, वे सभी अहंकारी थे और कुछ ने सम्राट के साथ भी सम्मान के बिना व्यवहार किया था। भले ही उन्होंने नियम तोड़े हों, फिर भी सम्राट उनके साथ दयालु व्यवहार करते थे। हालांकि इस बार महल में प्रवेश करने के बाद जियो संप्रदाय के पहले बुजुर्ग जियो बोयुन का बेहद सम्मान किया गया। वह विनम्र और मिलनसार थे, जो एक बहुत बड़ा अंतर था। इसने कैंग वानहे को शांत रहने में असमर्थ बना दिया। इस दुनिया में ये वास्तव में शक्ति थी जिसका सम्मान किया जाता था। केवल पूर्ण शक्ति ही सम्मान पाने में सक्षम थी। भले ही ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस के पास पूर्ण अधिकार था, पूर्ण शक्ति के सामने वे पूरी तरह से महत्वहीन थे। उसके बारे में यू चे ने थोड़ा सिर हिलाया और हंसे। मिल लो, निश्चित रूप से मैं उससे मिलूंगा। जियो संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने इतनी दूर से इतने मूल्यवान उपहार दिए, मैं उसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ? ठीक है,
कैंग वानहे ने सिर हिलाया। हमने जियो संप्रदाय के प्रति आपकी नाराजगी के बारे में सुना है। आप इसे कैसे संभालना चाहते हैं यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। खांसी। हालांकि वह सम्राट था, कैंग वानहे ने आधे रास्ते में रुकने से पहले अचानक बोलना शुरू कर दिया। वह जो कहना चाहता था उसके बारे में लगातार झिझक रहा था। यू चे ने अपने होठों को थोड़ा हिलाया और ध्यान से पूछा, क्या महामहिम के पास अभी भी यू चे के लिए कोई निर्देश है? यह अपने आप में कोई निर्देश नहीं है, लेकिन यह है खांसी। कैंग वानहे ने अपना गला साफ किया और अंततः स्पष्ट रूप से बोला। उसने सीधा चेहरा बनाए रखा और यू चे की ओर देखा। यू चे, हमारी यह जान तुमने बचाई थी। यदि आप नहीं होते तो हम बिना कारण जाने पहले ही गुजर चुके होते, और अब आपकी बदौलत हम अभी भी जीवित हैं। हालांकि शाही परिवार के बीच आंतरिक संघर्ष अभी भी अस्थिर है, फिर भी हमें स्वर्ग का शुक्रिया अदा करना होगा। हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे हम असंतुष्ट हो, सिवाय एक मामले के जिसके बारे में हम अभी भी दिन रात चिंतित रहते हैं। महामहिम, जिस बात को लेकर दिन रात चिंतित रहते हैं वह है। यू चे को अचानक एक भविष्यवाणी हुई। कैंग वानहे आगे बढ़े, कैंग यू को करीब खींचा और लालसा से भरे चेहरे के साथ कहा, यू एर हमारी इकलौती बेटी है। इन सभी वर्षों में हम दुष्ट लोगों और हमारे अविवाहित पुत्रों द्वारा नष्ट किए गए हैं। केवल यूए ने इन सब में हमारा साथ दिया, हमारे लिए कड़ी मेहनत की, हमारे लिए कष्ट सहे, और यहाँ तक कि आप जैसा एक परोपकारी भी पाया जिसने हमारे दोनों भाग्य बचाए। अब हमारी एकमात्र इच्छा है कि यूए को शादी में सच्ची खुशी मिले। अनजाने में यूए पहले से ही 21 साल की है। शाही परिवार के पूरे 1000 साल के इतिहास में ऐसी राजकुमारियां असाधारण रूप से दुर्लभ हैं जिनकी 20 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई हो। उसके पिता के रूप में हम न तो ठीक से खा सकते हैं और न ही सो सकते हैं, और लगातार चिंता करते हैं। अपनी बेटी को उसका मिस्टर राइट मिलने की उम्मीद में रोजाना आंसुओं से अपना चेहरा धोते हैं। अगर यह इच्छा पूरी हो जाए तो हम अपने जीवन के 30 साल भी खोने को तैयार हैं। यदि यूए इस वर्ष तक भी शादी करने में असमर्थ है तो हमें वास्तव में उसके प्रति खेद होगा और हम अपनी रानी माँ की मृत्यु का सामना नहीं कर पाएंगे। जैसे ही कैंग वानहे बोला, उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला हो। कैंग वानहे ने जो कहा उससे यूनचे का चेहरा हिल गया, और उसने आगे जो कहा उससे वह अभिभूत हो गया। हम देख सकते हैं कि यूएर को आपके अलावा किसी अन्य पुरुष में कोई दिलचस्पी नहीं है, और उसका दिल आपके प्रति दृढ़ता से समर्पित है। यदि यूएर के लिए आपकी भी यही भावनाएं हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। यदि आप यूए से शादी करते हैं, भले ही हम अब मर भी जाएं, ये बिना किसी पछतावे के होगा। यदि आपकी भावनाएं समान नहीं हैं, ऐसे मामलों को स्वाभाविक रूप से मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये केवल अफसोस की बात है कि यूएर केवल आपके लिए निराशाजनक रूप से तरस सकती है और जीवन भर अकेली रह सकती है। ये हमारी गलती होगी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 364 विवाह की तारीख। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 364 शादी की तारीख। पिताजी, क्यों आपने अचानक ये बात क्यों उठाई? कैंग वानहे के शब्दों के कारण कैंग यू एक पल के लिए हतप्रभ रह गया। कांग वानहे के कपड़ों को जबरदस्ती खींचने से उसकी आधी अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी। हालांकि उसने जो आंखें चुपचाप यूनचे पर डाली, उससे उम्मीदें प्रकट हुई कि वह छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब तक कोई मूर्ख नहीं है, कोई भी स्पष्ट रूप से समझ जाएगा कि कैंग वानहे के शब्दों का क्या मतलब है। और जब उसने ये शब्द कहे तो कैंग यू उसके ठीक बगल में था। उसके यहाँ रहते हुए जाहिर तौर पर यूनचे टालने में असमर्थ था। उसके होंठ हिले, उसकी नजर कांग यू की आंखों से हल्की सी टकराए और फिर उसने गंभीर भाव से कहा, महामहिम, वरिष्ठ बहन और मैं एक दूसरे के प्यार में हैं। हमने एक बार एक साथ जीवन और मृत्यु की पीड़ा का अनुभव किया है और एक बार जीवन भर का वादा किया है। हालांकि उस समय मुझे नहीं पता था कि वरिष्ठ बहन ज़ुएरो वास्तव में राजकुमारी कैंग यू थी। मैं यू चे सामान्य जन्म का हूँ। जब तक वरिष्ठ बहन की इच्छा है, जब तक आपकी महिमा बुरा नहीं मानती, मैं अपने इस जीवन काल में निश्चित रूप से वरिष्ठ बहन की रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग करूंगा और उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। जूनियर ब्रदर यू। कैंग यू के होंठ कांपने लगे, उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। अच्छा, हा। कैंग वानहे ने जोर से सिर हिलाया और फिर वह अपना सिर ऊपर उठाकर जोर से हंसा। यू चे, तुम्हारे इन शब्दों से हम अंततः अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता को दूर कर सकते हैं। अपने स्वयं के रिश्तेदारों के लिए आप बिना किसी हिचकिचाहट के क्रोध में पूरे बनिंग हेवन कबीले को नष्ट कर सकते हैं। इससे हम जानते हैं कि आप निश्चित रूप से एक धर्मी व्यक्ति हैं जो बंधनों को बहुत गंभीरता से लेता है।
यू एर को आप तक पहुंचाकर हम पूरी तरह से निश्चिंत हो सकते हैं। हा 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 हा, कैंग वानहे जोर से हंसे। यू चे की वर्तमान ताकत, प्रभावशाली शक्ति ब्लू विंड के शिखर पर पहले ही पहुंच चुकी थी। स्वॉर्ड सेंट की हार ने सभी संप्रदायों को झकझोर कर रख दिया था, और यहाँ तक कि शक्तिशाली जियो संप्रदाय को बिना किसी हिचकिचाहट के समझौता करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ी थी। यदि कैंग यू उससे शादी करने में सक्षम था, तो अपनी क्षमताओं, अपनी निवारक शक्ति और अपने रिश्तेदारों के लिए अत्यधिक सुरक्षा के साथ वह 10,000 लोगों को मार सकता था, और पूरा शाही परिवार इसके कारण अतुलनीय शक्ति में वृद्धि करेगा। डोन फेंग शियू, जो कांग वानहे के पीछे था, ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाना शुरू कर दिया। कैंग वानहे की तेज हंसी आखिरकार बंद हो गई। फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने गंभीर स्वर में कहा, चूंकि आप दोनों इस रिश्ते में परस्पर हैं, तो कोई अन्य समस्या नहीं है। 2 महीने बाद 8वीं तारीख इस साल का सबसे शुभ दिन होगा। उस दिन हम इस शाही महल में आपकी शादी की मेजबानी करेंगे। क्या आप में से किसी को कोई आपत्ति है? आह, कैंग यू ने हल्की सी चीख निकाली। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि कैंग वानहे अचानक शादी का मुद्दा उठाएगी। आह, ये है। हालांकि उसे अंदाजा था जब कैंग वानहे ने कहा कि इसे 2 महीने बाद सेट किया जाएगा, फिर भी उसे एक पल के लिए निराशा महसूस हुई। क्या ये थोड़ा बहुत जल्दबाजी नहीं है? बहुत जल्दबाजी? इसमें जल्दबाजी कैसे की जाती है? कैंग वानहे ने घूर कर देखा, उसकी आवाज तुरंत तेज हो गई। यू एर इस वर्ष 21 वर्ष का है और बहुत पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। इस साल भी तुम 19 पर पहुंच गए हो और तुम्हें बहुत पहले ही पत्नी बना लेनी चाहिए थी। महल में कई हाथ है। 2 महीने में एक बड़ी शादी तो क्या 10 शादियों की भी तैयारी हो सकती है। इतनी जल्दबाजी कैसे है? पिताजी, कैंग यू ने कैंग वानहे के कपड़ों के कोने को खींचा, जिससे उसका सिर नीचे लटक गया। उसने कुछ शर्माते हुए कहा, यह मामला, इस मामले के बारे में क्या पिताजी कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में नहीं है? इसके अलावा यू चे की 3 साल पहले ही एक पत्नी थी। अगर वह दोबारा शादी करता है तो क्या हमें पहले नहीं करना चाहिए? हम स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानते हैं। कैंग वानहे ने अपना हाथ लहराया। आज के जमाने में किस आदमी की 3 या 4 पत्नियां नहीं होती? यह मूलतः कोई समस्या नहीं है। यू चे, मैं कहता हूँ, एक पुरुष के रूप में 19 साल की उम्र में केवल एक पत्नी के साथ हम भी आपको हेय दृष्टि से देखते हैं। भले ही आप स्वयं इस दिशा में आगे न बढ़ें, फिर भी आपको अपने दादाजी के बारे में भी सोचना होगा। जब उन्होंने दादाजी के बारे में बात की तो कांग वानहे ने अपने ही सिर पर थप्पड़ मारा। हम वास्तव में इतने महत्वपूर्ण मामले के बारे में भूल गए। भाई जियो, नहीं सीनियर जियो, आप यू चे के बड़े हैं, स्वाभाविक रूप से इस शादी को पहले आपकी मंजूरी से गुजरना होगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कैंग वानहे उसे सीनियर जियो कहने के लिए बहुत इच्छुक थे। वह कैंग यू के पिता थे, जियोली यू चे के दादा थे। अगर दोनों की शादी होती तो वरिष्ठता के मामले में जियोली उनके वास्तविक बड़े होते। इस मामले के संबंध में जियोली को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके अपने पोते के लिए ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस की एकमात्र राजकुमारी से शादी करना, इससे पहले ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। और स्पष्ट रूप से वे दोनों लंबे समय से गहराई से प्यार में थे, तो उसे अभी थोड़ी सी झिझक कैसे हो सकती थी? वह मुस्कुराया। ये यू चे का सौभाग्य है कि वह राजकुमारी से अपनी पत्नी के रूप में विवाह कर सका। स्वाभाविक रूप से मुझे इस मामले में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये निर्णय महामहिम और दोनों कनिष्ठों पर छोड़ दिया जाएगा। वह यू चे की ओर मुड़ा और शांत स्वर में कहा, चियर, चूंकि आप और राजकुमारी कैंग यू ने पहले ही जीवन भर साथ रहने का वादा किया है, तो पहले की तारीख में शादी करने में क्या बुराई है? यदि समय सुविधाजनक नहीं है तो आप इसे कह सकते हैं और महामहिम इसे किसी अन्य तिथि पर निर्धारित कर सकते हैं। हेवनली स्वॉर्ड विला के स्वॉर्ड मैनेजमेंट टेरेस को छोड़ने के दौरान यू चे शाही शहर की ओर चला गया, बर्फीले क्षेत्र में चला गया, न्यू मून सिटी और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में लौट आया और ब्लूफायर क्षेत्र में चला गया। उसके पास एक भी दिन का आराम नहीं था, न ही उसे विवाह शब्द के बारे में सोचने की फुर्सत थी। जब कैंग वानहे ने अचानक इसे उठाया तो उसने सहज रूप से अपना सिर खो दिया। हालांकि धीरे धीरे खुद को शांत करने के बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि यह स्पष्ट रूप से कुछ अद्भुत था। वह कैंग यू से प्यार करता था, राजकुमारी के रूप में उसकी पहचान के कारण नहीं, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वरिष्ठ बहन ज़ुएरुओ थी, जिसने अनजाने में खुद को उसके दिल में अंकित कर लिया था। वह लिंग र के लिए अयोग्य महसूस करता था। उसने चू यूचेन को खो दिया था।
अब जब कैंग यू उसके साथ था तो क्या उसे मजबूती से नहीं पकड़ना चाहिए था और उसे हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहिए था। उसने कैंग यू की ओर देखा और कैंग यू इस समय भी चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में वह बेचैनी, हानि देख सकता था, लेकिन उससे भी अधिक उम्मीदें और खुशी थी। वह अनजाने में मुस्कुराया और उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट पूरी तरह से गायब हो गई। वह कांग वानहे की ओर झुका और निर्णायक रूप से कहा, बड़ी बहन को अपनी पत्नी बना सकना मेरी भी जीवन भर की इच्छा है। इसे पूरा करने के लिए धन्यवाद महामहिम। सब कुछ आपकी महिमा के निर्णय के अनुसार चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कैंग वानहे ने अच्छा शब्द 3 बार कहा। फिर उसने अपना सिर उठाया और जी भरकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, इस हद तक कि उसकी आंखों के कोने से आंसू निकलने लगे। इस समय युनचे को अचानक बाहर से आने वाली गहन ऊर्जा का अनियमित उछाल महसूस हुआ। ठीक इसके बाद यह आभा अचानक हवा में उठी और फिर अविश्वसनीय गति के साथ सुदूर उत्तर की ओर उड़ गई। ये है किंग्यू की आभा। वह हमेशा बाहर रहती थी। तब उसने उनकी पूरी बातचीत सुनी थी। 1 मिनट रुके, वह जिस दिशा में जा रही थी और वह लगातार बढ़ती गति। स्पष्ट रूप से वह शाही महल छोड़ रही थी। जल्दी करो और पूरी दुनिया को घोषित करो, हमारी राजकुमारी कैंग यू की शादी 2 महीने में यूचे से हो जाएगी। पास होना साहित्यिक विभाग तुरंत निमंत्रण तैयार करता है और पूरी दुनिया को आमंत्रित करता है। 8वें घंटे के बाद महल के भीतर कैंग वानहे की दहाड़ सुनाई दी, मानो कड़ाही फट गई हो। शुरू में शांत शाही महल भी तुरंत शोरगुल में बदल गया। हालांकि जिया क्विंग्यू उसे अलविदा कहे बिना चली गई। अनजाने ही 2 महीने बीत गए। ब्लू विंड एम्पायर इन 2 महीनों में शांत नहीं था और इसका केवल एक ही कारण था, जो राजकुमारी कैंग यू और यू चे के बीच की शानदार शादी थी। मूल रूप से हालांकि एक राजकुमारी की शादी एक ऐसा आयोजन था जहां आधा देश इसे मनाता था, फिर भी ये केवल आम लोगों तक ही सीमित था और इसे उन संप्रदायों से असंबंधित कहा जा सकता था। हालांकि युनचे को दूसरे पक्ष के रूप में शामिल करने के साथ ये 2 पूरी तरह से अलग धारणाएं होंगी। कोई व्यक्ति जो इस वर्ष केवल 19 वर्ष का था, जिसने बनिंग हेवन कबीले को नष्ट कर दिया था और उसके भविष्य के लिंग तियान्नी को भारी रूप से घायल कर दिया था, उसे केवल अथाह बताया जा सकता है। निस्संदेह उसने अनगिनत लोगों को उसकी पूजा करने और उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रेरित किया था, और इसी तरह उसने अनगिनत लोगों को उससे डरने और डरने के लिए प्रेरित किया था। अब चूंकि यह उनकी भव्य शादी का दिन था, यह उनके लिए खुद को अभिव्यक्त करने का बिल्कुल सही अवसर था। यदि वे व्यक्तिगत रूप से साइट पर हो सकते हैं, भले ही वे केवल थोड़ी सी छाप छोड़ सकें, फिर भी यह एक अतुलनीय रूप से बड़ी फसल होगी। दूसरे पहलू से, यदि अन्य संप्रदाय चले जाएं, जबकि अपने संप्रदाय न जाएं, तो यह निस्संदेह अनादर का संकेत होगा। युनचे बनिंग हेवन कबीले को भी नष्ट कर सकता है, जैसा कि उसने कहा था। अगर उन्हें वास्तव में इस स्वामी के असंतोष को भड़काना था, तो उनके संप्रदायों को खत्म करना उसके लिए बच्चों का खेल हो सकता था। एक पल में, चाहे वे बड़े संप्रदाय हो या छोटे संप्रदाय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें निमंत्रण मिला या नहीं। वे व्यस्त होने लगे, विभिन्न उपहार खोजने के लिए अपने मस्तिष्क के रस को इकट्ठा करने लगे जो युनचे को संतुष्ट कर सके। सबसे अच्छा एक बधाई उपहार होगा जिस पर वह ध्यान देगा, और इसके लिए विभिन्न बड़े शहरों की नीलामी हर सत्र में भरी हुई थी, और जैसे ही कुछ अमूल्य खजाने ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में दिखाई दिए, विभिन्न बड़े संप्रदायों की भीड़ उमड़ पड़ी एक पल की सूचना पर वहां। इस वजह से बड़े और छोटे संप्रदायों के बीच कई झगड़े हुए। एलिगेंट विंड सिटी ब्लू विंड के पश्चिम में स्थित था और ब्लू विंड साम्राज्य के कुछ बड़े मुख्य शहरों में से एक था। फिलहाल एलिगेंट विंड सिटी के एक शराबखाने में कई लोग अपनी अपनी टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। 3 दिन बाद ये युचे और राजकुमारी कैंग यू की बड़ी शादी का दिन होगा। इस बार हमारे संप्रदाय ने बहुत प्रयास किए हैं, फिर भी हम अभी भी केवल 3000 साल पुराने ब्लड जिनसेंग का एक टुकड़ा ढूंढ पाए हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता कि हम खुद को प्रस्तुत कर पाएंगे या नहीं। एक अधेड़ उम्र के अभ्यासी ने शराब का प्याला पीते हुए कहा। हालांकि वह संयमित लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सामग्री की झलक स्पष्ट रूप से झलक रही थी। ब्लड जिनसेंग पहले तो कम और दुर्लभ थे, और 3000 साल पुराना ब्लड जिनसेंग स्वाभाविक रूप से और भी अधिक एक अमूल्य खजाना था। संप्रदाय मास्टर हुआ बहुत विनम्र है। हमारा संप्रदाय मुश्किल से ड्रैगन मार्क वाली पर्पल जैड के 3 टुकड़े ही हासिल कर पाया है। मुझे डर है कि समय आने पर मुझे उन्हें बाहर लाने में शर्मिंदगी महसूस होगी। एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शर्मिंदा चेहरे के साथ कहा। उसी मेज पर बैठे एक अन्य व्यक्ति ने कहा, इस बार इसली को कोई भी अच्छा बधाई उपहार नहीं मिला। जब 2 संप्रदाय गुरुओं की तुलना की जाती है, तो यह मूल रूप से उल्लेख करने लायक नहीं है। हालांकि येली मेरी बेटी को अपने साथ ले आई।
हे। जिस क्षण उसने अपनी हंसी प्रकट की, दो लोग उसके विचारों को कैसे नहीं समझ सके। तुरंत वे एक के बाद एक खर्राटे लेने लगे। क्या आप हनी ट्रैप का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं? रहने भी दो। यू चे की पहली पत्नी जिया क्विंगयू एक दिव्य परी की तरह सुंदर है। पिछले कुछ वर्षों में चू यूचेन से कम सुंदर नहीं है। उसे आमतौर पर ब्लू विंड में नंबर 1 सुंदरता के रूप में स्वीकार किया जाता है, और हमें चू यूचेन का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं है जिसे उसने गर्भवती कर दिया था। प्रिंसेस कैंग यू भी एक उत्कृष्ट सुंदरता है। उसकी पहचान उससे भी अधिक अतुलनीय रूप से भव्य है, और आपको लगता है कि वह आपकी बेटी को पसंद करेगा। मैं आपको चौंका देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वह नजर भी न डाल दे। हे। हालांकि ली उपनाम वाला व्यवसाय वह जरा भी क्रोधित नहीं था, और उसने आंखें सिकोड़कर कहा, ऐसा लगता है कि आप दोनों को ठीक से जानकारी नहीं है। मैंने सुना है कि 2 महीने पहले जियो संप्रदाय के मुख्य बुजुर्ग जियो बोयुन व्यक्तिगत रूप से यूचे के लिए बधाई उपहार के रूप में 3 16 वर्षीय लड़कियों को लाए थे, जो फूलों की तरह सुंदर थी। हे। और यूचे ने उन सभी को स्वीकार कर लिया। वह अभी 20 वर्ष का भी नहीं है। वह ठीक उस अवधि के दौरान है जब पुरुष सबसे अधिक गर्म रक्त वाले होते हैं। क्या आज के युग में पुरुष कई महिलाओं को अपने साथ रखना पसंद नहीं करेंगे? हालांकि मेरी बेटी की शक्ल सूरत की तुलना जिया क्विंगयू से नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी शक्ल अभी भी 10,000 में से एक है। यदि यून चे उसे पसंद करती है, भले ही उसे केवल एक उपपत्नी या दासी के रूप में दिया गया हो, तब भी वह महिमा में एक कदम होगा जब वह समय आएगा। हे, मुझे आश्चर्य है कि कौन अभी भी हमारे जेट शेटर को भड़काने की हिम्मत करेगा। संप्रदाय। इन शब्दों से सुनने वाले दोनों व्यक्तियों के भाव निष्प्राण हो गए। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्हें अत्यंत सुंदरता वाली बेटी को जन्म न दे पाने के कारण खुद से नफरत हो रही थी। इसी समय 4 लोगों का एक समूह मधुशाला में दाखिल हुआ। उनके कदम धीमे थे, गर्व भरी निगाहों के साथ। उनमें से हर एक की नजर ऊंची थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वे सभी जीवित प्राणियों को देख रहे हों। मधुशाला में कई संप्रदाय मास्टर श्रेणी के व्यक्ति थे जो शाही शहर की ओर भाग रहे थे। इस तरह की निगाहों और व्यवहारों के कारण उन्हें अत्यधिक चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। 4 लोग एकमात्र खाली मेज पर चले गए, और उनके बैठने से पहले पाक ध्वनि के साथ एक सोने का पानी चढ़ा हुआ निमंत्रण कार्ड मधुशाला की मेज पर पटक दिया गया। चारों की अभिव्यक्ति और भी अधिक गर्वपूर्ण हो गई। वह निमंत्रण कार्ड देखिए, पूरी शराबखाना तुरंत शांत हो गया। उनमें से कुछ ने सीधे इसे देखा, और उन्होंने उसी क्षण अपनी सांसें रोक ली। यह एक निमंत्रण कार्ड है। मैंने इसे देखा। धीरे से बोलें, ताकत के मामले में केवल शीर्ष 100 संप्रदायों को ही निमंत्रण है। वे कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें हम अपमानित कर सकें। हाँ, बड़े संप्रदायों के पास निश्चित रूप से यह अच्छा है। संभवतः हम जैसे लोग बिना निमंत्रण के साइड हॉल में भी प्रवेश नहीं कर सकते। अब मैं उन्हें पहचानता हूँ। वह आयरन पाम संप्रदाय है। हरे कपड़े पहनने वाला वह व्यक्ति आयरन पाम संप्रदाय का संप्रदाय गुरु है। अफवाहों के अनुसार उसकी गहन शक्ति पहले से ही स्काई प्रोफाउंड दायरे के 5वें स्तर पर है। आयरन पाम संप्रदाय उत्तर पश्चिम में 3 शासक संप्रदायों में से एक है। पिछले रैंकिंग टूर्नामेंट में वे 27वें स्थान पर थे। जैसे ही आयरन पाम संप्रदाय के लोगों ने अपना निमंत्रण कार्ड प्रकट किया, पूरी मधुशाला में बेहद शांति हो गई। पहले की जीवंत बातचीत तुरंत हल्की फुसफुसाहट में बदल गई। 4 लोग चुपचाप बैठ गए, अपने चेहरे पर एक स्पष्ट अहंकार के साथ। एक वरिष्ठ व्यक्ति की नजर से चारों ओर घूम रहे थे। बकवास। उस स्तर पर ताकत के साथ वे वास्तव में रैंकिंग टूर्नामेंट में 27वें स्थान पर रह सकते हैं। हाँ, मैं कोई चुटकुला नहीं सुन सकता, ठीक है। शराबखाने के कोने पर 3 लोग एक पुरानी मेज के पास बैठे थे। बीच का युवक लगभग 20 साल का लग रहा था। उसने किलिन का वस्त्र पहना हुआ था। उसकी आंखें तेज थी, उसमें असाधारण गुण थे। उसके बंधे हुए बालों में लाल रंग का स्पर्श था। हाथ में शराब का प्याला लेकर खेलते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बोलने वाला भी वही था। उसकी आवाज निश्चित रूप से धीमी नहीं थी, तथापि मधुशाला में मौजूद बाकी लोगों में से एक भी व्यक्ति ने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज किसी अदृश्य बाधा से अलग हो रही थी। एक ही मेज पर 2 बुजुर्ग बैठे थे जो देखने में 50 से 60 साल के लग रहे थे। एक काले वस्त्र में था, जबकि दूसरा लाल वस्त्र में था। उनकी निगाहों में एक ऐसी गहराई थी जिसे देखा नहीं जा सकता था। काले लबादे वाले बुजुर्ग ने हल्के से कहा, महाराज, आपको चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। इस ब्लू विंड एम्पायर में स्पिरिट प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर पहले से ही विशेषज्ञ हैं। अर्थ प्रोफाउंड विशेषज्ञों को प्रशिक्षक के रूप में लिया जा सकता है। स्काई प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर पहले से ही हजारों लोगों द्वारा श्रद्धेय मास्टर हो सकते हैं, और अंतिम चरण के स्काई प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर लगभग अजेय हैं।
सिंहासन फीनिक्स के पंख के समान दुर्लभ हैं। 4 प्रमुख संप्रदायों के अलावा सिंहासन के अस्तित्व के साथ कोई अन्य संप्रदाय नहीं है। इस संप्रदाय का संप्रदाय गुरु आकाश गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। ब्लू विंड एम्पायर में इसे पहले से ही प्रथम श्रेणी का संप्रदाय माना जा सकता है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 365 बड़ा शादी का दिन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 365 बड़ा विवाह दिवस। ओह, युवक ने अपना शराब का प्याला नीचे रख दिया और मंद मंद हंसा। मैंने हमेशा सुना है कि 7 देशों में से ब्लू विंड सबसे कमजोर था, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी दयनीय और हास्यास्पद हद तक कमजोर होगा। इसके अलावा इस क्षेत्र की संकीर्णता के साथ इसे केवल संगमरमर जितना छोटा माना जा सकता है। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि मेरे शाही पिता को अचानक इस जगह में दिलचस्पी क्यों हुई। महामहिम कभी भी बिना कारण के कोई काम नहीं करेंगे, इतनी बड़ी बात तो दूर की बात है। काले कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, हालांकि मैंने स्पष्ट रूप से सुना है कि महामहिम ने ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि बहुत समय पहले स्पिरिट अर्थ हॉल ने गलती से एक विशाल बैंगनी क्रिस्टल खदान की आभा का पता लगा लिया था, और यह बैंगनी क्रिस्टल खनिज भंडार ब्लू विंड की सीमाओं के भीतर स्थित है। ब्लू विंड द्वारा खोजे जाने से पहले हमें इस बैंगनी क्रिस्टल खनिज भंडार को जब्त करना होगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका स्वाभाविक रूप से है। हे, भले ही यह अफवाह हो या सच्चाई, भले ही महामहिम पहले से ही इसके लिए सावधानी पूर्वक तैयारी कर रहे हो, लेकिन उन्होंने जल्द ही कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया। मैं कहूंगा कि कम से कम महामहिम को 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद शुरू करना चाहिए। एक भव्य अवसर जो हर 20 साल में केवल एक बार आता है, अगर इसमें एक राष्ट्र की कमी है तो यह निश्चित रूप से काफी अफसोस की बात होगी। लाल कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। हाँ, काले कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति मंद मंद हंसे। महामहिम के अस्थायी रूप से न जुटने और 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के बीच कोई संबंध नहीं है। 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में ब्लू विंड एम्पायर हमेशा सबसे निचले पायदान पर रहा था, जो मजाक की सामग्री के रूप में भरा हुआ था। इसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल प्रिमोडियल प्रोफाउंड आर्क फिर से प्रकट हो गया है, और अब से कुछ ही देर में आर्क का प्रवेश द्वार भी खुल जाएगा। महामहिम वर्तमान में अपनी सारी ऊर्जा जिस पर केंद्रित कर रहे हैं, वह स्वाभाविक रूप से प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क है। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के सभी रहस्यों की खोज करने से पहले महामहिम संभवतः एक छोटे से ब्लू विंड साम्राज्य से निपटने के लिए अपनी ऊर्जा कैसे फैला सकते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि हम वास्तव में यूचे की बड़ी शादी के दिन में शामिल होने के लिए सही समय पर नहीं पहुंचे। युवक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इस छोटे से क्षेत्र में उसका प्रभाव वास्तव में उतना बुरा नहीं है। इन कुछ दिनों में मैंने उनका नाम कम से कम 100 बार सुना है। मैंने सुना है कि यूचे ने ब्लू विंड के 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक बर्निंग हेवन कबीले को अकेले ही नष्ट कर दिया था। क्योंकि ऐसी प्रतिभा वास्तव में इस गरीब भूमि में कहीं से अचानक प्रकट हुई थी, इसका कारण स्वाभाविक रूप से स्वयं स्पष्ट है, काले कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। रक्तरेखा। लाल कपड़े पहने बुजुर्ग ने अपनी पलकें झुका ली और भावहीन होकर उत्तर दिया, अरे, मुझे आश्चर्य है कि वह कौन था जिसने गलती से बाहर एक कमीने को जन्म दिया। वास्तव में हमारी दिव्य फीनिक्स ब्लडलाइन पर भरोसा करने और इस छोटे से ब्लू विंड राष्ट्र के भीतर अपनी प्रतिष्ठा फैलाने के लिए। हालांकि अभी अभी इस बड़ी शादी के दिन में भाग लेने के कारण अब मेरे लिए कठोर दिल होना थोड़ा कठिन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ये कमोबेश कुछ हद तक अपमानजनक होगा, है ना? कम से कम जिस व्यक्ति से वह वर्तमान में शादी कर रहा है वह ब्लू विंड इंपीरियल परिवार की एकमात्र राजकुमारी है। जैसे ही युवक ने ये कहा, उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली, जब तक कि वे 4 आयरन पाम संप्रदाय के सदस्यों के शरीर पर नहीं गिरी, जिससे तुरंत उसकी मुस्कान और भी अधिक प्रचंड हो गई। आयरन पाम संप्रदाय के 4 लोगों ने जी भर कर खाया पिया। इसके बाद वे मधुशाला से निकल गए और सीधे ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की दिशा में चले गए। पूरी यात्रा के दौरान एक बार जब आयरन पाम सेक्ट नाम प्रदर्शित हुआ तो आसपास के पैदल यात्रियों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने रास्ता न दिया हो। एक बार जब वे लोगों से खाली जगह में दाखिल हुए तो अचानक उनके पीछे से एक आलसी आवाज आए, आयरन पाम संप्रदाय के दोस्तों, क्या हमारे लिए किसी मामले पर चर्चा करना संभव है? इस रेशमी आवाज के भीतर से एक असहनीय अहंकार बाहर निकल आया और जाहिर तौर पर यह अच्छा नहीं था। चारों घूमे और सेक्ट मास्टर टाई रूइट की नजर तीनों लोगों पर पड़ी। बीच के कपड़ों में युवक को देखना और उसका व्यवहार सामान्य से बाहर था। उसने वास्तव में उन्हें कम नहीं आंका और उदासीनता से उत्तर दिया, अगर कोई बात है तो जल्दी से कहो, मेरी आयरन पाम संप्रदाय की यात्रा में देरी मत करो। जब उन्होंने आयरन पाम सेक्ट नाम कहा तो उन्होंने मूल रूप से सोचा कि इससे दूसरा पक्ष डर जाएगा।
लेकिन उसने वास्तव में देखा कि उसके सामने वाले युवक के चेहरे पर अभी भी प्रसन्न मुद्रा थी। युवक ने अपनी हथेली को झटका दिया और एक सफेद जेट फोल्डिंग पंखा उसके हाथ में आ चुका था। जेट फैन को फड़फड़ाते हुए उन्होंने इत्मीनान से कहा, हमारे पास वास्तव में चर्चा करने के लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम केवल आप में से कुछ लोगों के निमंत्रण कार्ड उधार लेना चाहते हैं। आप मौत को दावत दे रहे हैं। आयरन पाम संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी क्रोधित भौहें तिरछी हो गईं। संप्रदाय मास्टर, ये तीनों स्पष्ट रूप से यहाँ लड़ाई करने के लिए आए हैं। ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे आयरन पाम संप्रदाय ने हाल ही में बाहर अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए हमने इन जैसे चूहों के एक समूह को हमारे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत भी दे दी है। टायरूइड की भौहें तन गईं और उसने बेरुखी से कहा, यदि आप लड़ाई शुरू करना चाह रहे हैं, तो मुझे डर है कि आपने ऐसा करने के लिए गलत लोगों की तलाश की है। मैं तुम्हें 3 बार समय दूंगा, तुरंत मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ, अन्यथा हा, वरना क्या। युवक खिलखिलाकर हंसने लगा। उन्होंने पंखा बंद कर दिया और टायरूइड की दिशा में चलते हुए मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त हमारे साथ सहयोग नहीं करना चाहते हैं। तब यह विनम्र व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करेगा। जूनियर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। बड़े रोष में आयरन पाम संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली बर्फीली ठंडी हवा के भयावह झोंके के साथ आए और उसने युवक के गले की ओर पकड़ लिया। चूंकि वे आयरन पाम संप्रदाय थे, इसलिए उनकी खेती का मूल स्वाभाविक रूप से लोहे की हथेलियों की एक जोड़ी थी। हथेली का ये प्रहार इतना मजबूत था कि बढ़िया स्टील पर भी गहरे हाथ के निशान को तोड़ सकता था। फिर भी इस लोहे की हथेली का सामना करते हुए युवक वास्तव में तिरस्कार पूर्वक हंसा। उसकी कलाई के हल्के से झटके से उसके हाथ में मौजूद जेट पंखा अचानक आने वाली लोहे की हथेली पर गिर गया। एक अतुलनीय मनहूस चीख सुनाई दी। जिस आयरन पाम संप्रदाय के बुजुर्ग ने हमला किया था, उसे ऐसा लगा जैसे 10,000 तलवारें उसके दिल में घुस गई हों, जब वह जमीन पर लौटते हुए उसकी बाह से लिपट गया। उसकी पूरी बाह तुरंत खून से लाल रंग में रंग गई थी और उसके मरने की कामना करने का आभास ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी बाह की त्वचा, मांस और हड्डियां टुकड़ों में बिखर गई हो। महान बुजुर्ग। टायरूइड डर से पीला पड़ गया। ग्रेट एल्डर की गहन ताकत स्काई प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर जितनी ऊंची थी। आयरन पाम संप्रदाय में वह खुद के बाद दूसरे स्थान पर था। फिर भी इस युवक ने एक ही चाल में उसे इतनी आसानी से इतनी बुरी तरह घायल कर दिया था। अपने शुरुआती झटके के बाद उसने गुस्से में हमला किया, क्योंकि उसकी दोनों हथेलियां एक चौंकाने वाले धातु के रंग में बदल गईं। अपनी उग्र चिल्लाहट के बीच उसने युवक को धक्का दे दिया। टस्कटसेक, युवक ने तिरस्कार पूर्वक कहा। टायरूइड के पूरी ताकत के हमले का सामना करते हुए वह एक कदम भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में लगे फोल्डिंग फैन को थोड़ा हिलाया, जोर दिया और स्वीप किया। टकराना, टकराना, फाड़ना। टायरूइड की लोहे की हथेली की ताकत, जो स्काई प्रोफाउंड दायरे के मध्य चरण तक पहुंच गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी, जैसे कि वह समुद्र में डूबती हुई मिट्टी की गुड़िया हो। उस स्थान पर जहां उसका गला हुआ करता था, एक अतिरिक्त खूनी छेद दिखाई दिया था। उसके पीछे अन्य 2 बुजुर्गों के गले पर भी एक गहरी खूनी रेखा उभर आई थी, खतरनाक ढंग से उनके सिर को गर्दन से काटने के करीब। टू टायरूइड की आंखें उसके जीवन में अब तक प्रदर्शित सबसे बड़ी भयावहता से भर गईं। चौड़ी आंखों के साथ वह अन्य 2 बुजुर्गों के साथ गिर गया और चारों ने फिर कोई आवाज नहीं की। कुछ ही समय में आयरन पाम संप्रदाय के 4 सबसे मजबूत सदस्यों, 4 अत्यंत मजबूत स्काई प्रोफाउंड चिकित्सकों ने इस युवक के हाथों अपनी जान गंवा दी थी। यह इतना तेज था कि 2 अन्य बुजुर्ग, जिनके पास कार्रवाई करने का भी समय नहीं था, उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उनके जीवन के अंत में उनकी मृत्यु कैसे हुई। वास्तव में एक भी झटका झेलने के लिए बहुत कमजोर। युवक ने अपना जेट पंखा हटा दिया, जिस पर खून का एक धब्बा भी नहीं था। काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने आगे कदम बढ़ाया और हवा में पकड़ लिया, क्योंकि लाशों पर मौजूद 4 स्थानिक छल्ले उसके हाथ की हथेली में समा गए थे। उसने उनमें निमंत्रण पाया और फिर सभी को फेंक दिया। गल में 4 अंगूठियां। इस पर नजर डालने की जहमत भी नहीं उठाती कि अंदर क्या चीजें संग्रहित हैं। एक संप्रदाय के इस स्तर के लिए, भले ही यह उनका सबसे मूल्यवान खजाना हो, उनकी नजर में वे इससे थोड़ा ही अधिक थे साधारण कचरा। निमंत्रण कार्ड खोलने के बाद काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने अपनी उंगली से उस पर स्वाइप किया और उस पर मौजूद मूल नाम गायब हो गए। अपनी उंगली की एक और लहर के साथ उन्होंने निमंत्रणों के शीर्ष पर नए नाम उकेरने के लिए गहन ऊर्जा का उपयोग किया। फिर उसने कार्ड बंद करके युवक को दे दिए। बहुत अच्छा, युवक ने निमंत्रण पत्र प्राप्त करते हुए दिल से हंसते हुए कहा। शिष्टाचार वाले देश का व्यक्ति होने के नाते मैं अभी भी अतिथि के उचित तरीकों को जानता हूँ। हा। आइए देखें कि यह यूं किस तरह का बकवास है।
आज का दिन ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का पिछले कई सौ वर्षों में सबसे जीवंत और हलचल भरा दिन भी कहा जा सकता है। विशाल शाही शहर व्यावहारिक रूप से लोगों की भीड़ से उमड़ रहा था। प्रत्येक शराबखाने और सराय, चाहे बड़े हो या छोटे, कई दिन पहले ही बिक चुके थे। भले ही उनकी कीमतें 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी, फिर भी लोगों की लहरें और लहरें इस तरह दौड़ रही थी जैसे कि उनका दिमाग खराब हो गया हो। शाही महल के सामने की कुछ मुख्य सड़कों पर किसी के शरीर को इधर उधर घुमाना भी लगभग असंभव था। जहां तक नजर जा रही थी, पूरे शाही शहर को लालटेन और रंग बिरंगे बैनरों से सजाया गया था, जो एक खुशी का माहौल बना रहा था। हर जगह चमकती लाल लालटेनें और चमकीले लाल कालीन थे। अत्यंत भव्य सजावट वाली उपहार गाड़ियां एक के बाद एक गाड़ियां लेकर आती रहीं, जो एक अविश्वसनीय दृश्य प्रस्तुत करती थी। शाही महल के भीतर रंगीन धाराएं हवा में लहरा रही थी और हजारों फूल एक साथ खिल रहे थे। राजकुमारी की शादी के लिए दृश्य स्वाभाविक रूप से असाधारण रूप से शानदार और भव्य होगा। लेकिन ब्लू विंड इंपीरियल परिवार के हजारों वर्षों के इतिहास में किसी राजकुमारी की शादी के लिए इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया अवसर कभी नहीं आया था। इसके अलावा इस राजकुमारी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसकी शादी हो रही है। चून की शानदार शादी का स्थान शाही महल में चुना गया था, कोई भी इसे कैसे भी देखे, ये दूसरी पार्टी थी जो शादी कर रही थी। कैंग वानहे ने शाही परिवार के भव्य अवसर को लगभग पूरे देश का भव्य अवसर बना दिया था। वह चाहते थे कि पूरी दुनिया को पता चले कि उनकी इकलौती बेटी ने यूनचे से शादी कर ली है। जो लोग शाही शहर में सबसे पहले पहुंचे थे, उनमें से किसी ने भी भव्यता और लोगों की अंतहीन धारा को नहीं देखा होगा। भले ही वे व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले संप्रदायों के कुछ नेता थे, फिर भी वे घटनास्थल पर स्तब्ध थे। माय हेवंस, क्या ये कुछ ज्यादा ही अतिरंजित नहीं है? एक बार जब लिंगजी शादी समारोह में शामिल होने के लिए दौड़कर शाही शहर के ऊपर पहुंचे, तो वह काफी देर तक स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह लगातार अपने दिल में विलाप कर रहे थे। प्रत्येक बड़े शहर, मध्यम शहर और छोटे शहर के सभी मेयर शाही शहर के अंदर एकत्र हुए थे और कोई भी लापता नहीं था। प्रभावशाली प्रतिष्ठा वाले प्रत्येक संप्रदाय के नेता भी शाही शहर के भीतर ढेर में दिखाई दिए थे। जिसे भी निमंत्रण मिला था वह नहीं आया, और बहुत से ऐसे भी थे जो बिना बुलाए ही आ गए। यदि ये केवल राजकुमारी की शादी थी, तो ऐसा दृश्य घटित होना बिल्कुल असंभव था। लेकिन यूचे, भविष्य के ब्लू विंड साम्राज्य का नंबर 1 अधिपति था। वे इसमें शामिल होना चाहते थे, भले ही उन्हें नीच होने का दिखावा करना पड़े। सुबह 9 बजते ही उन्होंने मेहमानों का स्वागत शुरू कर दिया। बिन बुलाए आए मेहमानों के संबंध में इंपीरियल पैलेस ने भी किसी को मना नहीं किया। केवल भोज में उनके बैठने का स्थान कम विशिष्ट, कम भव्य और दूर था। एलिगेंट विंड सिटी के मेयर मा तेंग्यू अपनी महिला के साथ आए हैं। पश्चिमी मैदान के महान जनरल ली लियानचेंग आ गए हैं। हेवनली स्वॉर्ड विला के यंग विला मास्टर्स लिंग युन और लिंग जी आ गए हैं। सर्वोच्च परम संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर डू कैनेग्रांड, महान बुजुर्ग डू यूटिन और युवा संप्रदाय मास्टर डू जिटिंग आ गए हैं। उत्तरी ब्लू सिटी के मेयर ओयांग बो अपनी महिला के साथ आए हैं। जियो संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जियो जुएटियन, महान बुजुर्ग जियो बोयुन और मेडिसिन संप्रदाय के बुजुर्ग जियो बुजी आ गए हैं। वे नाम जो पिछले की तुलना में अधिक डरावने थे, ने समारोह के मास्टर की आवाज बना दी। प्रवेश द्वार कांप रहा था, जैसे उसके सिर पर ठंडा पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था। वह इतने लंबे समय तक जीवित रहा, लेकिन अपने पूरे जीवन में उसने जो भी बड़े शॉट देखे थे, अगर उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो भी वह उतने नहीं होंगे जितने उसे आज मिले थे। और जिन लोगों को निमंत्रण कार्ड प्राप्त हुए थे, वे सभी लोग थे जिन्हें यूचे और शाही परिवार आमंत्रित करना चाहते थे। साथ ही वे संप्रदाय और वीआईपी जिनका किसी क्षेत्र में प्रभाव था, या संभवतः उस क्षेत्र के शक्तिशाली स्वामी थे। यहाँ तक कि मेयर स्तर के लोग भी स्वागत कक्ष के किनारे ही बैठ सकते थे। जहाँ तक उन प्रभावशाली बड़े लोगों का सवाल है जिनसे मिलना आमतौर पर बेहद मुश्किल होता है, और उन संप्रदायों और कुलों के लिए जिनके पास उत्कृष्ट प्रसिद्धि है, उनके पास निमंत्रण प्राप्त करने की योग्यता भी नहीं थी। जब वे पहुंचे तो उनके पास मुख्य स्वागत कक्ष के बाहर की सीटों पर बैठने और महल के हिजड़ों और शाही अंगरक्षकों द्वारा उनकी देखभाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी किसी ने कोई असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। उनकी तुलना में एक के बाद एक महान समारोह के मास्टर द्वारा बुलाए गए नाम, उनके पास जो थोड़ा अधिकार और प्रसिद्धि थी, वह उल्लेख करने लायक ही नहीं थी। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की युवा मालकिन जिया क्विंग्यू और फ्रोजन ग्लास की परी चू युएली आ गई हैं। मुख्य हॉल में यूचे हमेशा प्रत्येक आने वाले का नाम ध्यान से सुन रहा था। जब उसने जिया क्विंग्यू का नाम सुना तो हॉल के प्रवेश द्वार की दिशा में देखते ही उसका दिल अचानक हिल गया। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।